नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। हल्द्वानी में सीएम धामी ने अधिकारियों संघ की बैठक। कैंची धाम मेले की तैयारियों की हुई समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले सीएम धामी ने कांग्रेस पर कसा तंज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा पोस्ट। लिखा, नतीजों से पहले ही कांग्रेस में दिख रहा हार का डर। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंची महिंद्रा थार। बीमार, बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों को कराए जा सकेंगे सुगमता से दर्शन। मालिन बस्तियों पर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज। बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का बयान। बोले, लोगों की जिंदगी बचाने का कर रहे काम। उत्तरकाशी में टूटी चट्टान। हादसे में 1 की मौत, 12 लोग घायल। एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग। डॉक्टर ने श्रद्धालुओं से की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील। उत्तरकाशी में मतगणना को लेकर प्रशासन तैयार। सीओ ने अधिकारियों की ली बैठक। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। रुड़की की कृषि मंडी में वाहनों से लग रहा जाम। रास्ते में खड़ी रेहड़ियां बन रही जाम का कारण। लोगों को गर्मी में हो रही बेहद परेशानी। भारत के पहले एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा का हुआ उद्घाटन। एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने का है उद्देश्य। हाई पावर्ड कमेटी ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पालीघाट से जानकी चट्टी तक के हिस्से का किया निरीक्षण। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत सड़क का होना है चौड़ीकरण। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कैंची धाम मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कैंची धाम मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बिजली कटौती और पेयजल किल्लत को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बातचीत भी की, जिसमें सीएम ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पूरे देश में सभी चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब सबकी नजर 4 जून को आने वाले परिणामों पर है। वहीं नतीजों से पहले सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कई राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए गया था। इस दौरान मैंने देखा कि जनता पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। मैं प्रचार के लिए गया हूं और लोगों से मिला हूं। मैंने एक ही बात देखी है, पूरे देश में मोदी जी को लेकर लोगों में एक अपनापन है। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वर्ग का व्यक्ति आगे आ रहा है। और पंजाब में भी इस बार चमत्कारिक रूप से जो है आपको नया दिखाई देगा। और हिमाचल में तो चूँकि पहले ही हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन राज्यों ने हमेशा जो है अपना 100% योगदान उनको प्रधानमंत्री बनाने में पहले भी दिया है और इस बार भी देंगे। 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी ने बगबाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम के बाहर अधिकारियों संग बैठक की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों संग स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया। तो लोकसभा निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन 2024 का प्रक्रिया के अंतर्गत 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है। तो माननीय डीएम साहब जो आरओ हैं और मैं और एडीएम्स और सीडीओ जो नोडल ऑफिसर पुलिस की तरफ से चंद्रशेखर और नोडल ऑफिसर प्रशासन सीडीओ मनीष, सारी विभाग की सारे टीम्स जो है अभी आके स्ट्रांग रूम्स का और विभिन्न काउंटिंग सेंटर का मुआयना कर लिया है। हमारा पुख्ता व्यवस्था करना है, उसके लिए जो काउंटिंग के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है और काउंटिंग का अनाउंसमेंट्स है उसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मुख्य रूप से हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो मीडिया है, मीडिया के लिए मीडिया सेंटर कहाँ बनेगा, वो सारी चीजें प्लान आउट कर लिया। हमारा मेन चैलेंज ये है, एक तो व्यवस्था तो बनाना है, सुचारू रूप से काउंटिंग व्यवस्था बनाना है। मुख्य चैलेंज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ गर्मी है। तो इतनी तपती गर्मी में हजारों काउंटिंग एजेंट्स आएंगे, हजारों चुनाव कर्मचारीगण आएंगे
और कई 100 से ऊपर भी मीडिया कर्मचारी गण हैं। उन सबको पानी का व्यवस्था और धूप से बचाने की व्यवस्था करने के लिए अलग अलग एंक्लोजर्स बनाया जा रहा है। 4 जून को जो सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना से संबंधित तैयारियों की बात है, तो आज सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं काउंटिंग से, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, कप्तान साहब खुद अपनी टीम के साथ हैं। इसके अलावा जो भी बैरिकेडिंग की जानी है, पानी की व्यवस्था की जानी है, हेल्थ इशू, सारे इशूज पर आज अभी हम लोगों ने डिटेल विजिट करके, और जो आरओ टेबल है या जहां पर ईटीपीबीएस पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, स्कैनिंग होगी, एआरओज के सारे टेबल हम लोगों ने सब विजिट करके देख लिया कि तैयारियां की जा रही हैं, कब लगभग कंप्लीट हो गई हैं। कुछ छोटे मोटे सुधार हैं, वो भी अधिकारी पीडब्ल्यूडी के हैं, वो कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए, साथ ही पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। दरअसल मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यात्रा में सरकार की तरफ से बनाई गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। शुरुआत के दिनों में यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा संख्या में शुरू हुई थी, और चूंकि धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई, और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था, सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग प्रशासन की ओर से नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत बीमार, बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों को केदारनाथ धाम में सुगमता से दर्शन कराने के लिए महिंद्रा थार एसयूवी को नियुक्त किया गया है। भगवान की भक्ति में लीन लोग चारधाम यात्रा के लिए निकल चुके हैं। वहीं प्रशासन भी श्रद्धालुओं को इसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन की अनुपालन करने की अपील की है। बता दें, विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। हल्द्वानी में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर बिजली के उपकरणों पर भी दिखने लगा है। दरअसल हल्द्वानी के कमल वागांजा में स्टेशन में ट्रांसफार्मर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जिसको ठंडा रखने के लिए कूलरों का प्रयोग किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का प्रयास हल्द्वानी में किया जा रहा है। इसके लिए कूलरों का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें, गर्मी अपनी चरम पर है। ऐसे में ट्रांसफार्मरों का भी तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का प्रयास प्रशासन की ओर से करने के लिए कूलरों का प्रयोग किया जा रहा है। बिजली की भयंकर डिमांड आ रही है, भीषण डिमांड है। जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है
जितनी तेज़ी से उतनी इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है। लोगों के पास परचेज पावर बढ़ गई है और उसकी वजह से लोग मैक्सिमम बिजली का उपयोग कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए। सभी लोग अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल पाए, और इसकी वजह से इस गर्मी में बहुत ज़्यादा लोड हाइक हो रहा है। और जितनी हमें उम्मीद थी कि हाइक होगा लोड पे, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपका ये हाइक हुआ है। हमने सुरक्षा की दृष्टि से या भविष्य की दृष्टि से कि लोड बढ़ने के मद्देनज़र हमने ट्रांसफर की क्षमता वृद्धि की है और अपने केबल वगैरह के आर्गूमेंट किया है, हमने फीडर बाइफर का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोड इतना है कि हम उसको आए दिन केबल जलने की घटनाएं हो रही हैं और आज सुबह भी हमारी केबल जल गई और इसकी वजह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हमने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए जल्दी से जल्दी कम से कम समय में सप्लाई को बहाल करने का प्रयास किया है। भीषण गर्मी के चलते जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है, तो वहीं विद्युत उपकरण भी गर्मी की चपेट में है। हम खड़े हैं हल्द्वानी के कमलवा गांजा पावर स्टेशन में, जहां आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो ये ट्रांसफार्मर लगे हैं, ये भी हीट वेव के चलते काफ़ी गर्म होने लगे हैं और जिनको ठंडा करने के लिए कूलरों का सहारा लिया जा रहा है और इन कूलरों में ठंडा पानी भरकर लगातार इन बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स को ठंडा किया जा रहा है। क्योंकि कमलवा गांजा का ये जो विद्युत स्टेशन है, सब स्टेशन, यहाँ से पूरे शहर में विद्युत की सप्लाई की जाती है और इसी के चलते ये जो ट्रांसफार्मर हैं ये काफ़ी गर्म होने की स्थिति में आ जाते हैं। और साथ ही साथ बता दें कि इन लाइनों से जुड़े हुए जो अन्य ट्रांसफार्मर हैं उनमें आग लगने की और धुआं निकलने की जैसी घटनाएं आजकल आए दिन देखी जा रही हैं। अभी विद्युत कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है कि 4 से 5 ट्रांसफार्मर जो हैं वो अभी या तो फूक चुके हैं या फिर फूकने की कगार पर आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर तापमान इसी स्थिति में बढ़ता रहा तो आने वाले समय में इन ट्रांसफार्मरों को और ठंडा रखने के लिए अन्य जो संसाधन हैं उनका भी प्रयोग करना पड़ेगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। देहरादून में गर्मी ने अब तक का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज देहरादून का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था। तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस हुआ है। हालांकि ठीक है, थोड़ा मार्जिनली है, परंतु क्रॉस तो हुआ है। 0.1 डिग्री सेल्सियस आज जो है पिछले रिकॉर्ड से वो ज़्यादा है। नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों पर अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं अब इस पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए की जा रही है जो नदी में आकर बस गए हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून अतिवृष्टि वाला क्षेत्र है और मानसून भी आने वाला है। ऐसे में आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर यह अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कई परिवार जहां तक उजड़ने की बात है, तो जो चिन्हित मकान है वो 524 मकान पूरे देहरादून के अंदर है। कहीं ना कहीं एक भ्रामक प्रचार, मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है कि देहरादून की सारी बस्तियां अतिक्रमण की जद में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2016 के बाद जो लोग नदी में बस गए हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन को बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में हम देखते ही हैं देहरादून में हर साल अतिवृष्टि होती है और उस समय बाढ़ जैसी परिस्थिति इन लोगों के लिए ही बनती है। मैं इसमें सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि हम गलत जगह पर बैठे हैं, यदि हम गलत स्थान पर बैठे हैं, यदि हमें किसी ने बरगलाकर उस जगह पर बिठाया है तो हम लीगल तो नहीं हो सकते। मेरा इसमें ऐसा निवेदन है कि हम सब इस परिस्थिति में, देखो जिसका घर उजड़ता है उसको दिक्कत तो थोड़ी होती है, लेकिन आने वाले समय में आपकी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा निवेदन है कि कांग्रेस के लोग इस पर अपना जो भ्रामक प्रचार हमारी देहरादून की बस्तियों में फैलाकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो इस काम को बंद करें। और देहरादून के सभी बस्तियों में रहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि रिस्पना नदी पर 524
जो मकान अतिक्रमण की जद में आए उनके अलावा किसी पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल उन्हीं मकानों पर कार्रवाई हो रही है। तो इसमें कहीं भी किसी को आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रदेश में नकली दवाइयों के कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इस पर जानकारी देते हुए ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि नकली दवा माफियाओं के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी है। नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ ड्रग विभाग की ओर से कई बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। पिछले 3 साल में 72 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 32 लोगों को जेल जाना पड़ा है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। अब ये हम रेगुलर लोगों को अच्छी दवा मिले और स्पूरियस किसी के पास न पहुंचे, उसके लिए हम रेगुलर छापेमारी कर रहे हैं। 72 लोगों केस हमें दर्ज किए हैं, 32 लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें, और अभी रेगुलर बेसिस चल रही है कार्रवाई हमारी प्रॉपर कि सभी को अच्छी दवाएं उपलब्ध हों। तो वहीं अब सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। दरअसल खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश में अस्पतालों को आपूर्ति हो रही दवाइयों की गुणवत्ता जांच के आदेश जारी किए हैं। इस पर जानकारी देते हुए अपर आयुक्त ताजबर सिंह ने बताया कि अस्पतालों में आपूर्ति हो रही दवाइयों की गुणवत्ता मानकों पर सही है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। सरकारी दवाओं में पहले जो भी सप्लाई होती थी वो प्रॉपर तरीके से जांच नहीं होती थी। अभी क्या कि हर आदमी का स्वास्थ्य है, उसके साथ खिलवाड़ हम नहीं चाहते हैं करे कोई, तो उसके लिए हमने सारे जितने भी इनके सप्लाई केंद्र हैं वहाँ पर जांच के लिए बोल दिया। और प्रॉपर, क्योंकि सरकार इससे बहुत चिंतित है कि दवा जैसी चीज़ें किसी को सफिशिएंट न मिले, तो उसकी जांच जरूरी है। इसलिए हम इसको अपने सैंपल के माध्यम से पता चलेगा कि वो सफिशिएंट है या स्पूरियस है। अगर इस तरह से कुछ भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमने ये मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। मैं समझता हूं कि बहुत वर्षों से ये शुभ कार्य हो रहा है और मैं इसके लिए पूरे साहनी परिवार को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही ऐसा काम करते हैं प्रत्येक वर्ष कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्तदान महादान है और ये इससे कितने जीवन की रक्षा होती है। और मैं समझता हूँ कि ये निरंतर उनका ये जो प्रयास है प्रभु हमेशा उसको सफल करे और वो इसी शिद्दत के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को करते रहें। वो अपने पिताश्री की उसमें करते हैं याद में ये, और उनका पूरा परिवार इसमें इकट्ठा होता है। उनके मित्र परिवार, मित्रगण सब इकट्ठे होकर उसमें सहयोग करते हैं। ये हमारे पिताजी श्री कुलदीप राज साहनी जी की स्मृति में 12वां ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। इसमें रोटरी क्लब मसूरी, आर एन भार्गव ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और मसूरी के तमाम शहरवासी, सारी सोसाइटी के हर एक वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आईटीबीपी के जवान, नगर पालिका, इस बार ये हमारी एसडीएम साहब भी आए थे, आईटीबीपी से आईजी साहब, डायरेक्टर साहब आए थे। तो सुबह से एक उत्साह का माहौल है और क्योंकि ये 12वां वर्ष है, लोग स्वतः ही आते हैं हर साल आके और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।